नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं और समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। और जनमत में हर दिन नए मुद्दे आपके लिए लेकर आते हैं, लेकिन आज मुद्दों पर समय ना बिताते हुए, आपको ये ना बताते हुए आगे क्या है, आपको सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हुए बताएंगे कि असम से कौन सी बड़ी खबर आई है। आज आपके लिए बड़ी बड़ी खबरें हम ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से चलाएंगे। गौमांस को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। असम के मुख्यमंत्री ने लिया बड़ा फैसला। क्या बड़ा फैसला लिया ये आप सुनेंगे तो आप प्रसन्न होंगे अगर आप सनातनी हैं। असम में अब गौमांस पर प्रतिबंध लगा है, ये बड़ी खबर आ रही है। होटल में अब नहीं मिलेगा गौमांस, ये बड़ी खबर इस वक्त असम से। 3 साल से बैन पर अब और ज्यादा सख्ती है। बैन तो था ही और उसका कुछ नियम थे। हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार का ये बड़ा फैसला जो है ये देखने को मिला। पहले मंदिर परिसर के पास था बैन, 5 किलोमीटर तक बैन था, और अब पूरे असम में बीफ पर बैन है। असम में अब गोमांस नहीं बेचा जा सकता, होटल में सर्व नहीं किया जा सकता। अब नहीं मिलेगा आपको वहां पर बीफ, आपको नहीं मिलेगा वहां पर गोमांस। बड़ी खबर, सराहनीय कदम इस वक्त हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार का, असम सरकार का सराहनीय कदम। बिल्कुल हम सुदर्शन न्यूज की तरफ से तारीफ करते हुए धन्यवाद व्यक्त करते हैं। ऐसे हर स्टेट में बैन होना चाहिए गोमांस पर। करने के लिए कानून लाया थे। ये 3 साल हो गया, उससे हमें काफी सफलता मिला हूं। लेकिन अभी आगे जाके हम ये निर्णय किया हूं कि असम में गोमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा, और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। सो ये हमने कंप्लीटली होटल, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में बीफ को, हमें कंजम्पशन ऑफ बीफ, मांस को खाना हमने आज से बंद करने का निर्णय लिया। पहले हमारा ये निर्णय था कि मंदिर का 5 किलोमीटर तक, लेकिन ये अभी हम पूरा स्टेट में एक्सपांड कर दिया हूं कि कोई भी कम्युनिटी प्लेस में, पब्लिक प्लेस में, होटल में, रेस्टोरेंट में आप इसको खा नहीं पाएगा। तो ये हमारा जो हमने शुरू किया था 3 साल आगे, इसको आज हम थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ा के लेके गए। चलिए, आपने देखा गोमांस को वहां पर बैन कर दिया। अब किसी शादी में, पार्टी में और इस तरीके के त्योहार में बोलकर भी घिन आती है मुझे कि उसको खाया क्यों जाता है। गौ माता की पूजा ही होनी चाहिए। और अब बैन का जो कदम है वो सराहनीय है और हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार की तारीफ हम भी करते हैं। समस्त सनातनियों की तरफ से हेमंत बिस्वा शर्मा जी, आपको हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छा फैसला। ये पहले हो जाता किसी और सरकार में तो और बेहतर होता, लेकिन आपकी सरकार में हुआ सराहनीय कदम। चलिए, राजनीति में केवल असम की बात ही नहीं, आज राकेश टिकैत की भी बात करेंगे। क्या हुआ राकेश टिकैत, सुनिए। राकेश टिकैत पुलिस हिरासत से भागे। कैसे भागे वो तस्वीर आप देखेंगे। पुलिस ने हिरासत में ले लिया था ये उनको, और भागते भागते, ये देखिए, भागते भागते एक्सप्रेस वे पर पहुंचे। एक्सप्रेस वे पर पहुंच गए राकेश टिकैत, और वो पीछे देखिए, वो पीछे पुलिस उनके पीछे पड़ी है, पीछा कर रही है, और ट्रक रोककर भागने की कोशिश की। पुलिस ने फिर से टिकैत को पकड़ा और सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हाल ही में किसान जमा होकर आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में पुलिस प्रशासन किसानों के मूवमेंट पर सख्त नजर आई, और खबर है कि आज राकेश टिकैत को भी नोएडा जाने से रोका गया। राकेश टिकैत को पुलिस ने अलीगढ़ जिले के टप्पल में रोक लिया था। इस दौरान टिकैत के साथ बड़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता भी थे। राकेश टिकैत ने पुलिस से बचकर भागने की कोशिश भी की और वह एक ट्रक में बैठकर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया और पकड़ लिया। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि किसानों की समस्याओं का समाधान ना होने पर वह लखनऊ तक ट्रैक्टर यात्रा शुरू करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक राकेश टिकैत को अलीगढ़ पुलिस ने हिरासत में लिया है। वे किसान नेताओं की एक मीटिंग करने के लिए
नोएडा ग्रेटर नोएडा जा रहे थे, लेकिन टिकैत और उनके साथियों को रोकने के लिए एक्सप्रेसवे पर ही पुलिस मुस्तैद दिखी और उन्हें उस वक्त पकड़ लिया जब वह भागने की कोशिश कर रहे थे। टिकैत का कहना है कि पुलिस द्वारा किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि वे अपने घरों में ही रहें और किसान आंदोलन के लिए नोएडा या ग्रेटर नोएडा ना जाएं। अगर हम ही बंद रहेंगे तो आप बात किससे करेंगे। तो ये खबर राकेश टिकैत से जुड़ी हुई और कैसे उनके पीछे पुलिस, और ये देखिए इस ट्रक में भागने की कोशिश कर रहे थे राकेश टिकैत, लेकिन पुलिस ने उनको वहां पर भी रोक लिया। और अभी ये वायरल भी हो चुकी है वीडियो, कैसे किसान नेता भागते हुए नजर आ रहे हैं और अंततः पुलिस ने पकड़ ही लिया। तो ये आप तस्वीरें देखिए कैसे पुलिस चढ़ती है और एक्सप्रेसवे पर चढ़ते हुए भागते हुए राकेश टिकैत आते हैं सड़क पर ट्रक को रोकते हैं और ट्रक रुक भी जाता है और ट्रक को रोक के भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुलिस वाले उनके पीछे दौड़ते हैं और पुलिस वाले क्योंकि तेज दौड़ सकते हैं उनको पकड़ लेते हैं और पकड़कर आइए चलिए वापस चलते हैं आपको लेकर हिरासत में। ऐसा ही कुछ हुआ, वहां पर भागते भागते एक्सप्रेसवे पर पहुंचे राकेश टिकैत, मशहूर किसान नेता का ये सीन आपने शायद पहली बार देखा होगा और आपने देखा जनमत में। और ये देखिए कैसे एक्सप्रेसवे जो होता है ज़मीन से, खेतों से थोड़ी ऊंचाई पर बनाया जाता है, आमतौर पर आपने ये देखा होगा। और ये उसी की तस्वीर है कि अलीगढ़ पुलिस ने कैसे इनको भागते हुए टप्पल थाना में उनको जो था हिरासत में लिया था और जैसे ही वो भागे तो पीछे पुलिस भागी और पुलिस ने भाग के इनको पकड़ा। और पकड़ा भी कैसे सोचिए, फरार एक तरीके से हो रहे थे ट्रक में बैठ के और ट्रक को रोक लिया पुलिस ने और ट्रक को पकड़ा तो ट्रक को भी रोका, इनको भी पकड़ लिया, वापस हिरासत में लेके चले गए। देखिए पूरी दम बल के साथ, पूरे दमखम के साथ पूरी जो टीम है वो पीछे भागी है। चकमा देकर ये भागने वाले थे राकेश टिकैत। तो किसानों की मांग को लेकर नोएडा ग्रेटर नोएडा जाने का प्लान था, लेकिन प्लान को फेल कर दिया गया। पुलिस ने इनको पकड़ लिया और पकड़ा भी ऐसे, देखिए बिल्कुल किसी फिल्म की सीन की तरह ये पूरा घटनाक्रम जो है वो देखने को मिला। और देखिए कैसे भागते हुए, फांदते हुए एक छोटी सी बाउंड्री को जो रोड के किनारे होती है एक्सप्रेसवेज पर अक्सर, वहां से फांदते हुए, कूदते हुए ये आगे बढ़े और देखिए कैसे इन्होंने पुलिस पर तो आरोप लगा ही दिया कि भाई हमें रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भागते भागते ट्रक को रोककर ट्रक में भागने का प्रयास कर रहे थे। और ये बिल्कुल किसी फिल्मी अंदाज में ऐसा होता, अगर ये सफल हो जाते तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन ऐसा हो ना पाया। और अगर ये भागने का प्रयास ज़्यादा करते भी तो भी इनके पीछे पुलिस पड़ती और इनको पकड़ लिया जाता। बड़ी खबर के रूप में आप इसको समझिए। एक्सक्लूसिव आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप पहली बार देख पा रहे हैं इस वीडियो को। भागते भागते एक्सप्रेसवे पर पहुंचे राकेश टिकैत की यह तस्वीर। तो किसान आंदोलन के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा ना जाएं, उनको पहले ही बोला गया था और वो कह रहे हैं कि अगर हम ही बंद रहेंगे तो आप बात किससे करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र चुनाव की तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उस बात में क्या बात ये खास है वो जानिए डॉक्टर सुरेश चौहान के जी। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक भी महाराष्ट्र पहुंचे और एयरपोर्ट पर देखिए भव्य स्वागत उनका हुआ। शपथ समारोह के लिए भाजपा अध्यक्ष ने आमंत्रित किया और एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। ये शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र चुनाव में रही अहम भूमिका, ऐसी बात अब सामने आ भी चुकी है क्योंकि जनता एनआरसी का मुद्दा जो था वो उठाया था।
अहम भूमिका रही, जिसके बाद ये बड़ी अपडेट के बारे आपको बता रहे हैं कि भाई भव्य स्वागत एयरपोर्ट पर किया गया। महाराष्ट्र के भाजपा अध्यक्ष की तरफ से वहां पर आमंत्रित किया गया, एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी, धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी, जिन्होंने जनता एनआरसी का मुद्दा जो था वो पुरजोर तरीके से उठाया, महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं और कल शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और ये देखिए जनता का प्रेम देखिए, सनातनियों का प्रेम देखिए, एक पल के लिए अकेला ना छोड़ा। और आपने ये तस्वीर देखी जहां पर वो आते ही सुरक्षा घेरे में तो वो थे ही, और उसके साथ साथ उनके कोई उनसे मिलना चाहता था, कोई चरण छूना चाहता था। महाराष्ट्र चुनाव में जनता एनआरसी के माध्यम से जनता को जागरूक किया था डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी ने, और उसका महाराष्ट्र के चुनाव पर असर पड़ा। क्योंकि ये जो चुनाव है, कहा जाता है ये सनातनियों की जीत है, संतों की जीत है और हिंदुत्व की जीत के तौर पर है। इतना बड़ा बहुमत जो है कोई छोटी बात नहीं है, और उसमें एक बहुत बड़ा रोल डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी का इस तरह से रहा कि भाई जनता एनआरसी का मुद्दा उठाया, बांग्लादेशियों को भगाने की बात की, घुसपैठियों को भगाने की बात की, और जनता ने सुना भी। चलिए अब महाराष्ट्र की ही बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र की सियासत की बात करते हैं और महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री की। जी हां, महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र की राजनीति के महासस्पेंस का अब दी एंड हो चुका है, पूरा दी एंड हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। अब बस कल की शपथ का इंतजार बाकी रह गया है। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। सफर से आप सोच रहे होंगे कि हम देवेंद्र जी के राजनीतिक सफर की बात कर रहे हैं, नहीं, लेकिन हम चुनाव नतीजों से लेकर मुख्यमंत्री के नाम तक के सफर की बात कर रहे हैं। हालांकि हम आपको देवेंद्र फडणवीस जी का राजनीतिक सफर कैसा रहा उससे भी अवगत कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको आज की पूरी हलचल से अवगत कराते हैं। सबसे पहले आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। देखिए विधायक दल की बैठक जो होनी थी वो आज हुई है। इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी का ग्रुप लीडर यानी विधायक दल का नेता चुना गया। कोर कमेटी की बैठक में फडणवीस के नाम पर मुहर लगी, एक स्टैंप लगा, जो कि औपचारिकता तो थी लेकिन इसको लगना भी जरूरी था। विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में हुई बैठक में देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान किया गया। बीजेपी की ओर से पार्टी पर्यवेक्षक के तौर पर निर्मला सीतारमण जी और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी आए, वहां मौजूद थे। बीजेपी के मौजूद सभी नेताओं ने एक साथ देवेंद्र फडणवीस के नाम पर हामी भरी थी। दरअसल कोर कमेटी की बैठक शुरू होते ही निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को बुके यानी जो फूल होते हैं वो देकर उनका स्वागत किया गया। दोनों नेता सामने सोफे पर बैठे और उनके आसपास दूसरे नेता बैठे। बैठक शुरू हुई, औपचारिकता निभाई गई और फिर देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा गया। ध्यान से सुनिएगा। मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव आने के बाद पर्यवेक्षकों ने यह पूछा, और कोई प्रस्ताव है? इस पर नेताओं ने कहा नहीं। विजय रूपाणी ने कहा, मुझे लगता है कि एक ही प्रस्ताव आया हुआ है। पक्का? नेताओं ने हां में सिर हिलाया तो कुछ ने हां कहे भी दिया। विजय रूपाणी ने फिर कहा, कोई दूसरा प्रस्ताव है? नीचे से जोर से आवाज आती है, नहीं। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के नाम का आधिकारिक ऐलान मीटिंग में किया गया। विजय रूपाणी ने कहा, मैं सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस को विधानमंडल दल का नेता घोषित करता हूं। देवेंद्र फडणवीस को ग्रुप लीडर चुने जाने के साथ ही अब यह तय हो गया है कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर आजाद मैदान में शपथ लेंगे। लेकिन पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि बीजेपी का ग्रुप लीडर कौन है, इसको लेकर चर्चा चल रही थी। महागठबंधन में शामिल एनसीपी और शिवसेना दलों ने अपने समूह के नेताओं की घोषणा कर दी थी। सबकी नजर इस बात पर थी कि बीजेपी से कौन होगा। अब देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। लेकिन अब हम आगे बढ़ें, उससे पहले बात करते हैं उस मैदान की जहां जो फडणवीस जी हैं और बाकी नेता जो हैं वो शपथ लेते नजर आएंगे। दरअसल फडणवीस का शपथ समारोह मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम एनडीए के नेता शामिल होंगे। अब इस मैदान में शपथ की तैयारी हो चुकी है। इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। अब हमारी रिपोर्ट में आपने शपथ समारोह की तैयारी और शपथ समारोह के आजाद मैदान में शामिल होने वाले मेहमानों के बारे में जाना।
अब आइए फिर से अब आज की हलचल की तरफ आगे बढ़ते हैं। कल की तैयारी भी आप जो है वो सारी की सारी सुदर्शन न्यूज़ पर देखेंगे। महाराष्ट्र में हमारी बहुत बड़ी टीम है, सबसे अच्छी कवरेज है, पल पल के सही अपडेट्स, बयानबाजी नहीं, तुक्केबाजी नहीं, सत्य आपको दिखाएंगे कल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज की हलचल की तरफ आगे बढ़ते हैं। दरअसल कोर ग्रुप की मीटिंग में देवेंद्र को ग्रुप लीडर चुने जाने के बाद महायुति की जो महायुति है उसकी भी बैठक बुलाई गई, जिसमें महायुति के सभी नेता मौजूद रहे। अब इस बैठक में सभी ने मुख्यमंत्री के पद के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम का समर्थन किया, जिसके बाद महायुति के तीनों नेता एक ही कार में बैठकर राजभवन गए, जहां पर देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल के हाथ में बुके दिया और राज्यपाल ने एकनाथ शिंदे को बुके देकर उनका स्वागत किया। जिसके बाद राज्यपाल ने देवेंद्र को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। देवेंद्र फडणवीस सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन पहुंचे। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद थे। तीनों नेता साथ साथ बैठे और ये तस्वीर उस बात की गवाह है और बात करते नजर आए। इनके अलावा बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के कई बड़े नेता भी राजभवन पहुंचे। इसके बाद महायुति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हमने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। राज्यपाल ने कल शाम 5:30 बजे शपथ ग्रहण का समय तय किया है। हमने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से भी अपील की है कि वे सरकार का हिस्सा बने। मुझे विश्वास है कि वे हमारे साथ आएंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने मेरे नाम का प्रस्ताव किया है। हमें महाराष्ट्र के लिए किए गए सभी वादे पूरे करने हैं। मैंने शिंदे जी से कहा है कि वे हमारे साथ डिप्टी सीएम की शपथ लें। मुझे भरोसा है कि वे हमारी बात मानेंगे। अब मंत्रिमंडल पर महायुति के तीनों नेता मिलकर बैठकर फैसला करेंगे, मिल बैठकर फैसला करेंगे। अब क्या कुछ कहा देवेंद्र फडणवीस जी ने, आपको वो भी सुनना बनता है। आज माननीय राज्यपाल जी से हमने भेंट ली है और माननीय राज्यपाल जी को भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, जनसुराज्य पार्टी, युवा स्वाभिमान पार्टी, रासप और इंडिपेंडेंट ऐसे सभी के पत्र आज हमने सौंपे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का। एकनाथराव शिंदे जी ने शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के प्रमुख के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और लेजिस्लेचर पार्टी के नेता माननीय अजित दादा पवार जी ने भी उसी प्रकार का पत्र दिया है। श्री विनय कोरे जी, रवि राणा जी, श्री गुट्टे जी और हमारे इंडिपेंडेंट्स जो हमारे साथ हैं, सभी ने इसी आशय का पत्र माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है और इन सभी पत्रों को देखते हुए माननीय राज्यपाल जी ने हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। मुंबई के आज़ाद मैदान पर यह संपन्न होगा। कल मैं स्वयं माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था और एकनाथ राव जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहे। शिवसेना के भी विधायकों की इच्छा है और महायुति के भी विधायकों की इच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे। अब अजित पवार जी ने कहा कि मैं दिल्ली में किसी भी राजनेता से मिलने नहीं गया था, गृह मंत्री अमित शाह से भी नहीं मिला हूं।
जो खबरें चली वो गलत थीं। मैं दिल्ली में अपने करीबियों से मिलने गया था। मेरे ऊपर जो भी मामले हैं उनके बारे में मैं अपने वकीलों से मिला। हमें अच्छा बहुमत मिला है। हम जनता के लिए काम करेंगे। कोई भी नेता कहीं नहीं जा रहा है, सब अब मिलकर काम करेंगे। तो ये उन्होंने कहा। और देखिए, अब इसके बाद बारी आती है एकनाथ शिंदे जी की, जिन्होंने कहा मुझे इस बात की खुशी है कि 2.5 साल पहले देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री के रूप में मेरे नाम की सिफारिश की थी। आज मैंने उनके नाम की सिफारिश राज्यपाल से की है। देवेंद्र फडणवीस जी को हमारा पूरा समर्थन होगा। बीजेपी जो भी फैसला करेगा उसके साथ हम खड़े रहेंगे। एकनाथ शिंदे ने कहा हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। देवेंद्र फडणवीस को 5 साल का तजुर्बा है, मुझे 2.5 साल का है। सब मिलकर काम करेंगे, किसी से कोई बहस नहीं है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार, और महायुति में कोई विवाद नहीं है। इतिहास में इतना भारी बहुमत किसी को नहीं मिला है। राजभवन में दावा पेश करने के बाद अजित पवार काफी खुश नजर आए। वे हंसते खिलखिलाते दिखे। यहां तक कि उन्होंने एकनाथ शिंदे जी पर चुटकी भी ली। कहा मैं तो शपथ लेने जा रहा हूं, इनका पता नहीं। इस पर एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि अजीत दादा को सुबह शाम शपथ लेने का अनुभव है। वे याद दिलाना नहीं भूले जब सुबह सुबह अजित पवार ने फडणवीस के साथ शपथ ले ली थी। एक बार आप भी सुनिए कैसे तीनों नेता एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं, चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। जरा ये अच्छे से देखिएगा। देवेंद्र फडणवीस यांच्या कॅबिनेटमध्ये सहभागी होणार आहात? अरे बाबा, ते सांगितलं ना, संध्याकाळी आम्ही सांगतो तुम्हाला, संध्याकाळी सांगतो. मला ते एकदमच पाहिजे. थोडी कळ काढ ना, थोडी थांबा. देवेंद्रजी माझ्याकडे आले, त्यांचा मनाचा मोठेपणा आहे, त्यांना धन्यवाद देतो. आमच्या सर्व महायुतीच्या आमदारांचा देखील जो काही आग्रह आहे, सगळ्यांना मी धन्यवाद देतो. क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको. अभी कल शपथ ली है ना. शाम तक उनका समझ में आएगा. मैं तो लेने वाला हूँ. मैं रुकने वाला हूँ. चलिए, अब इसके बाद की बात करें तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण से पहले आज रात एनडीए के नेताओं के लिए डिनर का आयोजन किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए के फ्लोर लीडर्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्री, गुजरात भाजपा के सभी सांसद और विधायक मौजूद रहे। इन सब से परे इतना तय है कि अब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं कल। लेकिन शपथ ग्रहण के लिए जो कार्ड बनवाया गया है उसकी खूब चर्चा हो रही है। इसमें फडणवीस के साथ पहली बार उनकी मां सरिता जी का नाम बीच में रखा गया है। ये परंपरा से हटकर है और ऐसा माना जा रहा है कि फडणवीस जी ने माता को याद किया, अपनी मां को याद करने के लिए ऐसा किया है। लेकिन हम आपको अब फडणवीस का वो बयान याद दिलाते हैं जो अब काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी का ये ओल्ड बयान सुनिए। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। देवेंद्र फडणवीस जी ने जैसा कहा कि मैं समुंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा, और उनकी बात जो है वो सत्य हुई। देखिए, जुबान पर सरस्वती माता जो है विराजमान होती हैं और बातें सत्य होती हैं, इसलिए तो इस पर पहले आप ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए, फिर महाराष्ट्र चुनाव के बारे में और आपको जानकारी देंगे। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस। देवा भाऊ 3.0 की शुरुआत, दुविधाओं के बीच सत्ता का सफर। देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर बने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर करवट ले चुकी है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस का तमाम राजनीतिक उठापटक के बाद मुख्यमंत्री पद पर चयन कर लिया गया है। लेकिन ये सफर जितना रोमांचक था उतना ही दुविधाओं से भरा।
लेकिन सफर पर नजर डालें तो सबसे पहले आप जश्न देख लीजिए जो देवा भाऊ के लिए महाराष्ट्र में इस वक्त जारी है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक सफर 22 साल की उम्र में नागपुर से नगर निगम से पार्षद के रूप में शुरू हुआ। वो अपने मजबूत प्रशासनिक क्षमता और दृढ़ नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से उनको पूरा राजनीतिक सफर आपको दिखाते हैं। 2014 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले फडणवीस ने राज्य में विकास और औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में कई काम किए, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद राजनीतिक समीकरण बदले और उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ा। हालांकि 2022 में शिंदे गुट के साथ गठबंधन करके फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई, लेकिन अब पार्टी और संगठन के भरोसे ने उन्हें एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री बनने का सफर आसान नहीं था। महायुति को अप्रत्याशित जीत मिली, बीजेपी सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ सस्पेंस पॉलिटिक्स का, जो सिलसिला 12 दिन चला। पार्टी में अंदरूनी सहयोगी दलों के दबाव और विपक्ष की आलोचनाओं के बीच देवेंद्र फडणवीस शांत रहे। चुनाव परिणाम के बाद मीडिया से दूरी बनाई, लेकिन विधायक दल की बैठक में जैसे ही उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया, उसने इस बात को साबित कर दिया कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के मंझे खिलाड़ी हैं। देवेंद्र फडणवीस ने अपनी रणनीति, कूटनीति और संगठनात्मक पकड़ से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर खुद को साबित किया है। आज शाम वो राजभवन पहुंचेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और कल नई सरकार का ग्रैंड शपथ ग्रहण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने देखा कैसे कि भाई अब जो अगले मुख्यमंत्री हैं, जो सस्पेंस चल रहा था महाराष्ट्र के चुनाव में, उसमें अब वो सस्पेंस खत्म हो चुका है। और तीनों देखिए, चाहे अजीत दादा हों और चाहे देवेंद्र फडणवीस जी हों और चाहे एकनाथ शिंदे जी हों, तीनों एक साथ बैठे। हंसी मजाक का माहौल था। माहौल जो था वो लाइट था। पहले जो अटकलें लगाई जा रही थी कि भाई अनबन चल रही है, कोई नाराज है, कोई मनमुटाव चल रहा है, तो उन सारी बातों को दरकिनार करते हुए आपने देखा कैसे राज्यपाल जी के सामने उन्होंने अपनी बात को साफ तौर पर रखा और ये भी कहा कि भाई ये भी बात क्लियर हो गई कि भाई अब मुख्यमंत्री कौन होगा। इसमें अब कोई डाउट जो है वो बिल्कुल भी अब नहीं बचा हुआ है। चलिए अब अगली खबर का जो है वो रुख भी करेंगे कि भाई अब चुनौती क्या है। ये भी हमने आपको बताया कि भाई आने वाले समय में अब चुनौतियां क्या होने वाली हैं, वो भी आपको समझ लेना चाहिए कि भाई अब क्या खास चुनौतियां हैं। क्योंकि चुनाव जो है, कामकाज का संदेश, ये तमाम चीज़ें, वो अब चुनाव तो जीत लिया है, आपने सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन अब महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए किन चुनौतियों का सामना करना है वो भी जरा देखिए। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम की मिस्ट्री अब डिकोड हो चुकी है। मुख्यमंत्री के तौर पे फडणवीस के नाम पर मुहर लग गई है और इसी मुहर के साथ देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों सूरज की तरह चमकने वाले और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पूरे दबदबे के साथ कमबैक करने वाले फडणवीस इस बार पूरी तरह महाराष्ट्र की कमान संभालेंगे। लेकिन महाराष्ट्र के सियासी महाभारत में अर्जुन बनकर उभरे देवेंद्र फडणवीस के सामने चलिए अब महाराष्ट्र के चुनाव से आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सुखबीर बादल पर हुए हमले की। देश में खालिस्तानियों का मनोबल कितना बढ़ चुका है, ये घटना उसका उदाहरण मात्र ही है। शिरोमणि अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला किया गया। ये हमला उस समय किया गया जब वे बुधवार की सुबह अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के एंट्री गेट पर धार्मिक सजा के मामले में पहरेदारी कर रहे थे। हमलावर ने पिस्टल लहराया और सुखबीर सिंह बादल को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने बड़ी घटना को होने से बचा लिया। बीच बचाव के चलते गोली हवा में चल गई और बड़ी घटना होने से बाल बाल बच गई। अब जब इस मामले की जांच बिठाई और खुलासे सामने आए तो ये बात भी सामने आया कि देश में अलग अलग जगहों पर हिंसा हो रही है। पूरे देश को हिंसा की आग में झोंककर सांप्रदायिक दंगे कराना, आतंकवादी आंदोलनों को बढ़ावा देना, हिंसा उत्पन्न करना और भारत जिस तरह से वैश्विक स्तर पर खड़ा हो रहा है, उन सभी चीजों को ध्वस्त करने का एक व्यापक षड्यंत्र चल रहा है। अब इस हमले का पाकिस्तानी और खालिस्तानी और आम आदमी पार्टी से क्या कनेक्शन है, ये समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
में खालिस्तानियों का मनोबल कितना बढ़ चुका है, आज की घटना उसका जीता जागता उदाहरण है। शिरोमणि अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला किया गया। ये हमला उस समय किया गया जब वो बुधवार की सुबह अमृतसर गोल्डन टेम्पल के एंट्री गेट पर धार्मिक सजा के मामले में पहरेदारी कर रहे थे। हमलावर ने पिस्टल लहराई और सुखबीर बादल को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने बड़ी घटना को होने से बचा लिया। बीच बचाव के चलते गोली हवा में चल गई और बड़ी घटना होने से बाल बाल बच गई। दरअसल सुखबीर सिंह बादल पर आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई, लेकिन उनके खिलाफ सुखबीर बादल ने कार्रवाई नहीं की। ऐसे में सुखबीर बादल को गोल्डन टेम्पल में सेवा करने का दंड दिया गया। अपना दंड पूरा करने के दौरान ही सुखबीर सिंह बादल पर गोली चल गई। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, लेकिन ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है। इससे पहले भी पंजाब में खालिस्तान के समर्थक खुलेआम सड़कों पर नारा लगाते अपना झंडा लेते हुए चले हैं और वर्तमान सरकार की पुलिस उनको सुरक्षा देती हुई दिखाई दी है। इससे पहले भी खालिस्तानियों के नापाक मंसूबों पर भारतीय सुरक्षा बलों ने कई बार पानी फेरा है। इन खालिस्तानियों ने तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का काफिला रोक दिया था, जो कि संवेदनशील था। पंजाब में ही अमृतपाल सिंह ने भी मार्च 2023 में अपने साथी को छुड़ाने के लिए शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ दिया था। इतना ही नहीं, दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल पर भी ये आरोप है कि उन्होंने खालिस्तानी नेताओं के साथ गुपचुप बैठक की थी और आतंकी पन्नू ने भी कहा था कि उसने केजरीवाल को 130 करोड़ रुपए दिए थे। सुखबीर बादल पर हमला करने वाला नारायण सिंह चौड़ा खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल संगठन से जुड़ा हुआ है। नारायण सिंह चौड़ा के बारे में ये भी चीजें निकलकर सामने आई है कि वो 1984 में पाकिस्तान गया था। ये वो दौर था जब पंजाब में आतंकवाद के दौर की शुरुआत हो रही थी। साथ ही ये हथियार और विस्फोटकों की तस्करी में भी शामिल था। इसके साथ ही नारायण सिंह चौड़ा ने गुरिल्ला युद्ध और भारत विरोधी किताब भी लिखी है। वो बुड़ैल जेल तोड़ने का भी आरोपी है। देश में अलग अलग जगहों पर हिंसा हो रही है। पूरे देश को हिंसा की आग में झोंककर सांप्रदायिक दंगे कराना, आतंकवादी आंदोलनों को बढ़ावा देना, हिंसा उत्पन्न करना और भारत जिस तरह से वैश्विक स्तर पर खड़ा हो रहा है, उन सभी चीजों को ध्वस्त करने का एक व्यापक षड्यंत्र चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने देखा कैसे जो उनकी सुरक्षा में व्यक्ति वहां पर खड़ा था, उसकी सूझबूझ के चलते हादसा बच गया। जान चली जाती, और जान अगर चली जाती तो ये कितना बड़ा गुनाह हो जाता और फिर ये एक बहुत बड़ी खबर बन सकती थी। लेकिन आज हमने आपको तमाम बड़ी खबरें जो थी वो दिखाई और बताया कैसे महाराष्ट्र के चुनाव से लेकर और ये गोल्डन टेम्पल में क्या कुछ घटा और कैसे राकेश टिकैत जो है वो भागता हुआ नजर आया पुलिस से और ट्रक पे चढ़ता हुआ फरार होने का प्रयास किया, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन कल आपको याद रखना है, कल सारा दिन आपको महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण से लेकर मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, डिप्टी सीएम में कौन कौन होगा, इन सारी बातों से पर्दा हटाते हुए सच्चाई के साथ सत्य में जो हो रहा है वो आपको दिखाएंगे सुदर्शन न्यूज में। चलिए फिर और बृहस्पतिवार को चलिए इसी के साथ आज्ञा दीजिए, और समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी एडिटोरियल प्रोडक्शन टीम को आज्ञा दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।